हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हम हमारा 20th लेसन उपभोग फलन, बचत फलन और निवेश फलन की अवधारणा पढ़ रहे थे, और जिसमें हमने लास्ट वीडियो में उपभोग फलन को डिटेल में जाना था। हमने पढ़ा था कि उपभोग किससे संबंधित होता है, आय से संबंधित होता है। जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे उपभोग भी बढ़ता चला जाता है, लेकिन उस अनुपात में नहीं बढ़ता जिस अनुपात में आय बढ़ती है। उपभोग प्रयोज्य आय पर निर्भर करता है। प्रयोज्य आय को आय में से कर को घटाकर ज्ञात किया जाता है। y बराबर c प्लस एस होता है। हमने उपभोग फलन की रेखा भी बनाई थी, स्वायत्त उपभोग के बारे में भी अच्छे से जाना था, और उसके बाद हमने बात की थी कि ब्रेक इवन स्तर के बारे में, कि उससे पूर्व तो क्या होती है अबचत, और ब्रेक इवन स्तर के बाद होती है बचत। तो आपको अच्छे से याद है। आशा है कि आपने इस वीडियो को अच्छे से सुना होगा, अपनी कॉपी में डायग्राम बना के नोट भी कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, उपभोग की औसत प्रवृत्ति और सीमांत प्रवृत्ति के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आपको इसको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है बच्चों, तो शुरू करें हम उपभोग की औसत प्रवृत्ति और उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति। तो बच्चों, हमने उपभोग फलन पढ़ा था, तब भी हमने बात की थी कि आय का उपभोग से संबंध होता है। बताया था हमने कि जैसे जैसे आय बढ़ती है उपभोग भी क्या होता है, बढ़ता चला जाता है, लेकिन उस अनुपात में नहीं बढ़ता जिस अनुपात में आय बढ़ती है। तो आय का जो उपभोग से संबंध है उसे ही हम कहते हैं उपभोग की औसत प्रवृत्ति, अर्थात एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। समझ में आया? उपभोग का और आय का जो संबंध है वो दर्शाती है APC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उपभोग की औसत प्रवृत्ति। APC बराबर होगा C बटे में Y। समझ में आ गया? यही यहाँ पर लिखा है, उपभोग की औसत प्रवृत्ति एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यह कुल आय व कुल उपभोग के बीच संबंध को बताती है। C और Y के बीच में जो संबंध है उसको बताती है उपभोग की औसत प्रवृत्ति। आय के किसी विशेष स्तर से उपभोग व्यय का क्या अनुपात होता है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा था कि 100 आय है, ठीक है, और उपभोग भी कितना है 100 है। आय बढ़कर तो हो जाती है 200, सॉरी यह गलत लिख दिया मैंने, इसको हम सही कर देते हैं। ठीक है, कि आय 100 है तो उपभोग भी 100 है। आय बढ़कर 200 हो जाती है तो उपभोग बढ़कर होता है 150। आय होती है 300 तो उपभोग होता है 200। तो कहने का तात्पर्य है कि आय जिस अनुपात में बढ़ रही है उपभोग उस अनुपात में नहीं बढ़ता है। आय के विशेष स्तर पर, जैसे आय का विशेष स्तर 200 है तो इस पर उपभोग कितना होगा उसको दर्शाती है उपभोग की औसत प्रवृत्ति, जिसे हम APC बराबर C बटे में Y, अर्थात कुल उपभोग बटे में कुल आय से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ उपभोग कितना है 150 और आय कितनी है 200, तो 150 बटा 200। तो इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं क्या, APC, उपभोग की औसत प्रवृत्ति। समझ में आ गया? बिल्कुल इजी है। हम कभी बार हमने पढ़ा ही नहीं पढ़ा, औसत आगम के बारे में हमने पढ़ा था, औसत लागत के बारे में पढ़ा, तो उसमें भी तो यही चीज थी। तो यहाँ पर वही है C बटे में Y, अर्थात उपभोग की औसत प्रवृत्ति कुल उपभोग बटे में कुल आय। ठीक है, इसके बाद है कि आय के विभिन्न स्तर पर उपभोग की औसत प्रवृत्ति बदलती रहती है। अभी एग्जाम्पल देखा कि आय बढ़ती चली जाती है तो उपभोग की औसत प्रवृत्ति, उपभोग भी बदलता चल जाता है, इसीलिए उपभोग की औसत प्रवृत्ति भी आय के विभिन्न स्तर पर बदलती चली जाती है। आय के बढ़ने के साथ APC घटती जाती है, क्योंकि उपभोग पर व्यय आय का अनुपात कम होता चला जाता है। ये तो हमने बात की थी कि जैसे जैसे आय जिस अनुपात में बढ़ रही है उपभोग उस अनुपात में नहीं बढ़ता, इसीलिए APC कैसी होती है, घटती हुई होती है। ये आपको याद रखना होगा कि उपभोग की औसत प्रवृत्ति घटती हुई होती है, क्योंकि आय का उपभोग के साथ जो अनुपात है वो घटता चला जाता है। अब हम इसको एक सारणी के द्वारा अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ आय दे रखी है 0, 100, 200, 300, 400, 500 दे रखी है, और उपभोग भी दे रखा है 100। इसको हम, ये आय हो गई, ये आपका उपभोग हो गया, ये APC जो कि होता है C बटे में Y। ठीक है, तो उपभोग हो गया 100, 150, 200, 250, 300, 350। तो आप यहाँ देख रहे हो कि आय तो 100 बढ़ रही है, जबकि उपभोग कितना बढ़ रहा है 50। कहने का तात्पर्य है कि जिस अनुपात में आय बढ़ रही है उस अनुपात में उपभोग नहीं बढ़ रहा है। कहने समझ में आ गया? तो हम यहाँ पर APC निकालेंगे, अर्थात C बटे Y निकालेंगे, तो पहले अनंत आई, उसके बाद 150 बटे 100 1.5 आई, फिर 200 बटे 200
1 आ गई, उसके बाद 250 बटे 300 0.83 आई। तो आप क्या देख रहे हैं कि उपभोग और जो आय का अनुपात है वो निरंतर घटता हुआ है, अर्थात एपीसी कैसी होती है, घटती हुई होती है, क्योंकि आय के विशेष स्तर पर उपभोग का जो अनुपात है वो कम होता चला जाता है। पहले अनंत थी, फिर 1.5, फिर 1, फिर 0.83, 0.75, 0.7। तो इस तरीके से एपीसी क्या होती है, घटती हुई होती है। तो आपको याद रहेगा कि उपभोग की औसत प्रवृत्ति कैसी होती है, घटती हुई होती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। इसके बाद है उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, उपभोग की औसत प्रवृत्ति में हमने देख लिया उपभोग और आय का अनुपात। अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी अर्थात बी, हमने ए प्लस बी वाई पढ़ा था ना, उसमें बी क्या थी, एमपीसी। तो एमपीसी के बारे में हमने सूत्र भी देखा था कि डेल्टा सी बटे में डेल्टा वाई, अर्थात आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में होने वाला परिवर्तन, उसके अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अर्थात उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति। ठीक है, यही है कि उपभोग में परिवर्तन का आय में परिवर्तन के अनुपात को उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति कहते हैं, डेल्टा सी बटे में डेल्टा वाई, अर्थात आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में जो परिवर्तन होता है वो ही क्या होता है, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति अर्थात एमपीसी। आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में जो परिवर्तन होता है, जैसे कि अभी हमने देखा था कि यहाँ पर था हमारे 100, 200, 300 और हमारा जो ये तो हमारे आय, ये हमारा उपभोग। उपभोग कितना था पहले 100, फिर हुआ 150, फिर हुआ 200, अर्थात कितना परिवर्तन हो रहा है आय में, तो 100 परिवर्तन हो रहा है, जबकि उपभोग में कितना हो रहा है 50। तो जितना परिवर्तन उपभोग में हो रहा है और जितना परिवर्तन आय में हो रहा है उन दोनों का अनुपात निकाल दीजिए तो आ जाएगी आपकी उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति डेल्टा सी बटे में डेल्टा वाई। ठीक है, एमपीसी बराबर डेल्टा सी बटे में डेल्टा वाई, ये इसका फॉर्मूला है, आपको याद कर देना है। एपीसी में सी बटे वाई और एमपीसी में डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई। या डेल्टा किसको दर्शाता है, परिवर्तन को। ठीक है बच्चों, यही यहाँ पर लिखा है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, एमपीसी 0 से अधिक और 1 से कम होती है। ये बहुत अच्छे से याद रख लेना है आपको कि इस उपभोग की जो सीमांत प्रवृत्ति है वो 0 से तो ज़्यादा मिलेगी और 1 से कम मिलेगी। अर्थात कैसे मिलेगी, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, समझ में आ रहा है। अर्थात जैसे कि आय बढ़ रही है 100, जैसे कि मान लिया एमपीसी है 0.4, तो कहने का तात्पर्य है कि आय यदि 1 पैसा बढ़ती है तो 4 पैसे क्या यदि आय 100 रुपये बढ़ती है तो क्या होता है, जो 40 रुपये उपभोग बढ़ता है। 0.4 का अर्थ यही होगा, समझ में आया। यदि आय 1 रुपये बढ़ती है तो उपभोग कितना बढ़ता है, 40 पैसा। 0.4 का मतलब यही तो होगा। तो यहाँ पर जो उपभोग है की प्रवृत्ति है सीमांत, वो कैसी होती है, 0 से तो अधिक और 1 से कम। ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। एमपीसी उपभोग फलन के ढाल को दर्शाती है। हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था कि जो बी है, ए प्लस बी वाई हमने सूत्र पढ़ा था, तो बी एमपीसी है जो कि उपभोग फलन के ढाल को दर्शाती है। ये 0 से तो अधिक होती है और 1 से कम होती है, लिखा हुआ है ना, 0 से तो अधिक और 1 से कम। ठीक है, समझ में आ गया उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति। अब इसको भी हम एक सारणी से देख लेते हैं कि आय है यहाँ पर, ये उपभोग है और ये हमारी एमपीसी डेल्टा सी बटे में डेल्टा वाई है। आय बढ़ रही है 100 से 0, 200, 300, 400, 500 और उपभोग बढ़ रहा है 50, 100, 150, 200, 250, 300। ठीक है, अब हमने इसको डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई निकाला तो पहले तो कुछ भी परिवर्तन नहीं है इसलिए छोड़ दिया। इसके बाद 100 से 150 कितना परिवर्तन हुआ, 50 का, और 0 से 100 कितने का परिवर्तन हुआ, 100 का, तो 50 बटे 100 0.5 आ गई। 200 बटे 200 तो अभी क्या है 200, अर्थात यहाँ भी 50 परिवर्तन हुआ और यहाँ पर भी 100 परिवर्तन हुआ। हमेशा 50-50 परिवर्तन और यहाँ पर 100-100 परिवर्तन हो रहा है, तो 50 बटे 100, 50 बटे 100 इस तरीके से निकाला। तो जो एमपीसी है वो हम क्या देख रहे हैं, 0.5, 0.5, 0.5 ही आ रही है। कहने का तात्पर्य है कि आय में बढ़ने के साथ साथ एमपीसी हमेशा वही रहती है, स्थिर रहती है, परिवर्तित नहीं होती। देख रहे हैं ना आप कि एपीसी तो क्या थी, घटती हुई थी, लेकिन एमपीसी स्थिर है, किसमें, एक सरल रेखीय ढाल, उपभोग फलन के ढाल में। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था कि जो ढाल है वो इस तरीके से बना हुआ था, अर्थात एमपीसी यहाँ पर क्या है, स्थिर बनी हुई है। ये हमारा उपभोग फलन था ना, सी बराबर ए प्लस बी वाई। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एमपीसी। ठीक है, जो कि क्या हो गई, स्थिर होती है।
आगे बच्चों समझ में। अब आगे क्या है कि एक सरल रेखीय उपभोग फलन में आय के विभिन्न स्तरों पर एमपीसी समान होती है या स्थिर होती है। ये ध्यान रखना, सरल रेखीय में, यहाँ पर सरल रेखीय की बात हो रही है। जैसा कि मैंने अभी डायग्राम बना के भी आपको बताया था, इस तरह से C बराबर A प्लस बी वाई, ये आपका A दर्शा रहा है, ये यहाँ पर आपकी Y है, यहाँ पर आपकी C है। तो यहाँ पर जो ये सरल रेखीय MPC है, अर्थात जितना आय में परिवर्तन हो रहा है और जो उपभोग में परिवर्तन हो रहा है, उन दोनों का अनुपात यदि हम देखें तो वो समान रहता है, स्थिर रहता है एक सरल रेखीय उपभोग फलन में। इसीलिए यहाँ पर MPC हमेशा स्थिर और समान रहती है। और APC कैसी होती है? घटती हुई होती है। ठीक है बच्चों, हम MPC कैसे निकालेंगे? जैसे कि ये वाला पॉइंट है हमारा, एक पॉइंट ले लीजिए कोई भी और एक पॉइंट आप ये ले लीजिए। यहाँ पर हमने वाला C है, यहाँ पर हमने वाला C1 है, यहाँ पर Y है और ये Y1 है। तो इन दोनों में जो परिवर्तन है इसको हम कह सकते हैं C1 बटे में Y से Y11, इस अनुपात की बात हो रही है MPC में। तो ये हमेशा क्या रहेगा? देख रहे हो ना आप, समान रहेगा। कैसा रहेगा? समान रहेगा। इसीलिए MPC हमेशा समान या स्थिर रहती है, जबकि APC कैसी होती है? घटती हुई होती है। ठीक है, यहाँ पर यही बात की है कि इसके अनुसार अल्पकाल में MPC कैसी रहती है? स्थिर। अब यहाँ पर ये भी बात ध्यान रखना जरूरी है कि कीन्स के अनुसार अल्पकाल में MPC हमेशा स्थिर रहती है और APC MPC से अधिक होती है। हमने दोनों सारणियों का अध्ययन किया तो उसके अनुसार भी हमने देखा कि MPC तो कम होगी जबकि APC अधिक होगी। यही यहाँ पर लिखा है कि APC अधिक होगी MPC से, MPC कम होती है, APC अधिक होती है। APC आय बढ़ने के साथ साथ घटती जाती है, जबकि MPC आय बढ़ने के साथ साथ स्थिर या समान रहती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। इसके बाद है अनेक अर्थशास्त्रियों के अनुसार दीर्घकाल में तो APC बराबर क्या हो जाती है? MPC, क्योंकि दीर्घकाल में कोई स्वायत्त उपभोग नहीं होता। APC बराबर क्या हो जाती है? MPC। यहाँ पर दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, जो APC होती है वही MPC होती है, ऐसा अनेक अर्थशास्त्रियों का मानना है। क्योंकि दीर्घकाल में जो उपभोग वक्र है वो मूल बिंदु से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? मूल बिंदु से, कोई स्वायत्त उपभोग नहीं है। और इसका जो सूत्र है होता है वो होता है C बराबर BY। यहाँ पर A भी था ना, तो यहाँ A नहीं होता, C बराबर BY होता है। मूल बिंदु से शुरू होती है और जो APC होती है वही MPC होती है। यहाँ पर APC बराबर क्या होती है? MPC। ये C और ये Y, ये यहाँ पर लिखा है कि दीर्घकाल में APC बराबर MPC होती है। दीर्घकाल में उपभोग फलन मूल बिंदु से प्रारंभ होता है, उपभोग फलन C बराबर BY होता है। तो बच्चों समझ में आ गया आपको उपभोग की औसत प्रवृत्ति और उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति क्या है? तो उपभोग की औसत प्रवृत्ति क्या है? जो उपभोग का आय के साथ अनुपात, अर्थात C बटे में Y, जो कि हमेशा कैसी होती है? घटती हुई होती है कीन्स के अनुसार। और उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति क्या है? आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में होने वाला परिवर्तन, जो कि उपभोग फलन के ढाल को बताता है और ये B से इंगित किया जाता है। डेल्टा C बटे में डेल्टा BY, जो कि एक सरल रेखीय उपभोग फलन में हमेशा स्थिर और समान रहती है। कीन्स के अनुसार MPC हमेशा स्थिर और समान रहती है और APC MPC से अधिक होती है। ये बात हमने अच्छे से समझ ली। जबकि दीर्घकाल की बात करें तो दीर्घकाल में कोई स्वायत्त उपभोग नहीं होता। जो उपभोग फलन है वो मूल बिंदु रेखा से शुरू होता है, अर्थात APC बराबर MPC होती है और उपभोग फलन क्या होता है? C बराबर BY। ये बात यहाँ पर आपको अच्छे से समझाई गई है और आपको अच्छे से ध्यान भी रखनी है। जो मैंने कीवर्ड से जो भी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो आपको लास्ट में सारे बता दिए हैं। आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है और ये जो डायग्राम जो समझाए जाते हैं उनको हाथों हाथ अपनी कॉपी में बनाते चले जाओ और इनकी प्रैक्टिस करते चले जाओ। जो सारणी है उसको भी आपको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपका उपभोग फलन होता है फिनिश। अब हम आगे बढ़ेंगे बचत फलन के साथ, क्योंकि हमने बताया था कि आय है उसका कुछ पार्ट तो क्या किया जाता है? उपभोग, और जो बचता है वही क्या होती है? बचत। तो हमने जैसे उपभोग फलन बनाया था, फिर बचत फलन भी हमने बनाया था ना कि पहले बचत तो ऋणात्मक होती है, फिर शून्य होती है, उसके बाद बढ़ती चली जाती है। तो उसी बचत फलन का अध्ययन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।